इस विशेष वीडियो में हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के विवरण के साथ साथ वास्कुलर टिश्यू सिस्टम के विवरण को भी देखेंगे। अब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात करें तो पौधे का अधिकांश भाग इसी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम से बनता है। यह ग्राउंड टिश्यू सिस्टम डाइकोट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकोट स्टेम, डाइकोट पत्तियों और मोनोकॉट पत्तियों के मामलों में अलग अलग होता है। तो हम इन्हें इस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जड़ लेते हैं और पहली जड़ें डाइकोट जड़ें होती हैं। दूसरे नंबर पर हम मोनोकॉट जड़ों की बात करेंगे। इन दोनों जड़ों के बाद हम तने पर आते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक द्विबीजपत्री यानी डाइकोट तने के अध्ययन से। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और मोनोकॉट तने के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, दोनों प्रकार की जड़ों को समझने के बाद और फिर इन दोनों प्रकार के तनों को देखने के बाद अब हम अंत में पौधों की पत्तियों पर आते हैं। यानी कि अब हम डाइकोट पत्ती और मोनोकॉट पत्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इन 6 मामलों में अगर हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात करें तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पहले 3 मामलों में लगभग समान होगा, यानी डाइकोट जड़, मोनोकॉट जड़ और डाइकोट तने के मामले में। इन मामलों में ग्राउंड टिश्यू को आगे 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। तो इन्हें 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। पहला क्षेत्र कॉर्टेक्स होगा, दूसरा क्षेत्र पेरिसाइकिल होगा और तीसरा क्षेत्र पिथ होगा। तो इन मामलों में यह समान रहेगा, थोड़ा सा अंतर होगा। उदाहरण के लिए कॉर्टेक्स को आगे 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है हाइपोडर्मिस, इसके बाद सामान्य कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस आते हैं। अब यह हाइपोडर्मिस डाइकोट रूट और मोनोकॉट रूट के मामलों में अनुपस्थित होगी। तो हम कह सकते हैं कि ग्राउंड टिश्यू को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा, कॉर्टेक्स को फिर से 3 भागों में विभाजित किया जाएगा, लेकिन जड़ों में यह हाइपोडर्मिस मौजूद नहीं होगी। इसके बाद हम अगले भाग पर आते हैं, जो है मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम के मामले में ग्राउंड टिश्यू को 3 क्षेत्रों में विभाजित नहीं किया जाता है। तो मोनोकॉट स्टेम के मामले में कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल और पिथ का विभाजन अनुपस्थित रहेगा। अंत में हम डाइकोट पत्तियों और मोनोकॉट पत्तियों के बारे में बात करते हैं। इन दोनों मामलों में भी ग्राउंड टिश्यू को इन 3 क्षेत्रों में विभाजित नहीं किया जाएगा। पत्तियों के मामले में इस ग्राउंड टिश्यू में पतली दीवारों वाली क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिकाएं उपस्थित होंगी और इन कोशिकाओं को मेसोफिल कहा जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहां ग्राउंड टिश्यू को मेसोफिल कहा जाएगा। तो यह पौधों में उपस्थित इन विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के बीच मुख्य अंतर है। इसके बाद हम वास्कुलर टिश्यू सिस्टम पर आते हैं। अब वास्कुलर टिश्यू सिस्टम में जटिल ऊतक होते हैं। 2 प्रकार के जटिल ऊतक हैं, जाइलम और फ्लोएम, और ये दोनों मिलकर वास्कुलर टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। अब यदि जाइलम और फ्लोएम एक साथ उपस्थित होंगे तो वे वास्कुलर बंडल का निर्माण करेंगे। वास्कुलर बंडल का कार्य पानी, खनिजों और खाद्य पदार्थों का परिवहन करना है। अब इस वास्कुलर टिश्यू सिस्टम को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। इसके विभिन्न आधार होते हैं। पहला आधार है कैम्बियम की उपस्थिति या अनुपस्थिति। यदि कैम्बियम उपस्थित है तो हम कहते हैं कि यह ओपन वास्कुलर बंडल है, और यदि कैम्बियम अनुपस्थित है तो हम कहते हैं कि यह क्लोज्ड वास्कुलर बंडल है। तो सबसे पहले ओपन वास्कुलर बंडल की बात करें तो यह ओपन है, इसलिए स्पष्ट है कि इसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम उपस्थित होगा। हम इसे इस डायग्राम में देख सकते हैं, जिसे सी के रूप में चिह्नित किया गया है। इस मामले में बाहरी हिस्सा फ्लोएम है, भीतरी हिस्सा जाइलम है और इनके बीच में कैम्बियम उपस्थित है। तो हम कह सकते हैं कि यह ओपन प्रकार के वास्कुलर बंडल का उदाहरण है। अब यदि कैम्बियम उपस्थित है तो स्पष्ट है कि द्वितीयक वृद्धि हो सकती है और यह द्वितीयक जाइलम और फ्लोएम का निर्माण कर सकता है। अब यह ओपन वास्कुलर बंडल डाइकोट जड़ों के साथ साथ डाइकोट तनों की एक विशेषता है। कैम्बियम के आधार पर पहला प्रकार था ओपन वास्कुलर बंडल जिसमें कैम्बियम उपस्थित था, और दूसरा प्रकार होगा क्लोज्ड वास्कुलर बंडल जिसमें कैम्बियम अनुपस्थित रहेगा। अब यदि कैम्बियम उपस्थित नहीं है तो स्पष्ट है कि द्वितीयक वृद्धि नहीं हो सकती, और इसी कारण इस स्थिति में कोई द्वितीयक ऊतक नहीं बनेंगे। और क्लोज्ड वास्कुलर बंडल मोनोकॉट्स में पाए जाने वाले उदाहरण हैं।
पहला वर्गीकरण कैम्बियम की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर था। दूसरा वर्गीकरण जाइलम और फ्लोएम के स्थान के आधार पर है। अब इसके अनुसार हम इसे दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है रेडियल वॉस्कुलर बंडल और दूसरा है कंजॉइंट वॉस्कुलर बंडल। अंतर इस बात में है कि पहले मामले में यानी इन रेडियल वॉस्कुलर बंडलों में जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर उपस्थित होंगे। तो यदि यह एक उदाहरण है जिसमें रेडियल वॉस्कुलर बंडल उपस्थित हैं, तो यदि फ्लोएम इस रेडियस पर है तो जाइलम किसी अन्य रेडियस पर उपस्थित होगा, यानी जाइलम इस रेडियस पर होगा। तो अगर दोनों अलग अलग रेडियस पर व्यवस्थित हैं तो हम इसे रेडियल वॉस्कुलर बंडल कहते हैं और यह डाइकोट रूट्स के साथ साथ मोनोकॉट रूट्स में भी पाया जाता है। दूसरे प्रकार की बात करें यानी कंजॉइंट वॉस्कुलर बंडल, तो इस मामले में जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही वॉस्कुलर बंडल की रेडियस पर साथ साथ स्थित होंगे। तो हम कह सकते हैं कि इस मामले में अगर यह वॉस्कुलर बंडल है और यह फ्लोएम है और यह जाइलम है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों एक ही रेडियस पर उपस्थित हैं और ये कंजॉइंट वॉस्कुलर बंडल कहलाते हैं। जब कंजॉइंट वॉस्कुलर बंडल उपस्थित होता है तो आमतौर पर फ्लोएम बाहरी तरफ और जाइलम भीतरी तरफ होता है। ये तनों और पत्तियों की विशेषताएं हैं।